नमः संस्कृताय मित्रों। फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्लीज़ संस्कृत पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर संस्कृत से प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, इसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होती हूँ डेली। उसी की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं आपको कुछ पद्यांश लेकर उपस्थित हूँ और उनसे जो जो प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम लोग जानेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे आप लोग तैयारी को आयाम दे रहे होंगे और करना भी चाहिए। समय ठंड भी बढ़ गई, बड़े आराम से रजाई में बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो भी है, क्योंकि समय अब काफ़ी कम है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो है वैकेंसियाँ बहुत तेज़ी से आएंगी, क्योंकि चुनाव ना होने वाला है। तो थोड़ा सा अपना एक बार निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आने वाली परीक्षा में। ऐसा मैं भी आशीर्वाद देने के काबिल तो नहीं हूँ, इतनी सिद्धि नहीं है मुझमें, लेकिन फिर भी मैं ये आशा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी यदि ईमानदारी से पढ़े होंगे तो अवश्य जेटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे और आने वाली वैकेंसी में आप सम्मिलित हो सकेंगे, उसमें भी अच्छा कर सकेंगे। चलिए, हम लोग जो है जैसा कि अभी बताया कि आज पद्यांश को देखेंगे और पद्यांश में जो संस्कृत से प्रश्न बनेंगे वो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होती हूँ, ज़रूरी नहीं कि वही पद्यांश या गद्यांश पूछ लिया जाए या वही व्याकरण के प्रश्न पूछ लिए जाएँ, वही कभी नहीं पूछता है। ये गलत है कि अगर हम कहें कि सिर्फ यही पूछेगा, नहीं। हाँ, प्रश्नों का रूप वही होगा, प्रश्न बदल जाएगा लेकिन रूप वही रहेगा, है ना। जैसे कि संधि के से हमने पूछा कि ये कौन सी संधि है, तो संधि पूछेगा। अब हम उस समय हमने शायद गैर संधि पढ़ाई हो सकता है आपको वृद्धि संधि से कोई उदाहरण पूछ ले, कोई अयादि संधि का उदाहरण पूछ ले। कहने का मतलब है कि प्रश्नों का मॉडल क्या होता है, कि तरीका क्या होता है पूछने का, ये आपको जानने को मिल जाता है। और यही तरीका ही जो है मेन होता है, क्योंकि तरीका आपको पता चल गया तो आप अच्छे से प्रश्न कर सकोगे। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज जो हम पद्यांश लेकर उपस्थित हुए हैं वो कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व का प्रसिद्ध नाटक है, उसका एक पद्यांश है। और उसका जो है जो श्लोक चतुष्टय है, 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। उन चारों श्लोकों में से एक श्लोक है ये, और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आगे पूछे गए हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, जो बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, उन्हीं को पेपर में पूछा भी जाता है। जितना सत्य ये है कि ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि यही पूछ लिया जाए, उतना सत्य ये भी है कि हो सकता है 1% 2% है कि ये पूछ लिए जाएँ, क्योंकि जो पेपरों में गद्यांश या पद्यांश दिए जाते हैं वो बहुचर्चित होते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं वही दिए जाते हैं। तो जो भी गद्यांश पद्यांश हम आपको उपलब्ध कराएंगे वो बहुचर्चित ही रहेंगे, कोशिश यही रहेगी। चलिए, हम लोग पद्यांश को देखते हैं। शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी प्रीतिम सपत्नी जने भर्तुरपि विपरीतापि रोषणतया मास्मः प्रदीपगमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्ये सुवनसेकिनी यान्तीव गृहिणी पदं युवत्यो वामाकुलस्यादयः शुश्रूष्य गुरून् कुरु सपत्नी प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विपकृतापि रोषणतया मास्म प्रदीपगमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्ये सुवनुषेकिनी यान्देवं गृहिणी पदयुवत्यो वामाकुलस्याधया। यहाँ क्या, शुश्रूष गुरु, गुरु मतलब यहाँ गुरु का अर्थ यहाँ पे गुरु का मतलब आपके गुरु शिष्य नहीं, यहाँ पे गुरु, क्योंकि शकुंतला की जब विदाई होती है चतुर्थंग में, तो शकुंतला विदा होती हैं। तो जैसे एक पिता जो है अपने आप, जो शकुंतला थी वह वन में पाली गई थी और कर्ण ऋषि ने इनको पाला था, इनके माता पिता ने कर्ण ऋषि के पास छोड़ दिया था। तो जब ये इनकी विदाई होने लगती है तो जो कर्ण ऋषि हैं वो शकुंतला की विदाई के समय उनको सिखाते हैं कि बेटा जब ससुराल जाना तो शुश्रूष से गुरून
गुरु, शुश्रूष मतलब सेवा करना, गुरु ने किसी गुरु की, तो गुरु का मतलब शिक्षक नहीं है। गुरु का मतलब यहाँ पे है जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते हैं, वो गुरु ही होते हैं। तो उनको गुरु कहा गया है। जो बड़े लोग हैं तुम्हारे घरों में, जो ज्येष्ठ लोग हैं, जो आप तुम्हारे आदरणीय हैं, उनकी क्या करना, सेवा करना, शुश्रूष सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जन, सपत्नी जन यानी जो तुम्हारी और पत्नियां हैं राजा दुष्यंत की, उन पत्नियों से प्रिय सखी की तरह रहना, सहेली की तरह रहना उनके साथ में, क्योंकि दुष्यंत की और भी पत्नियां थी। तो तुम जाना तो उनके साथ सहेली की तरह रहना। और कहा कि भर्तुर विपरीतापि, भर्तुर के मतलब भर्तु मतलब पति के विपरीत होने पर भी रोषण तया मास मगम, कभी भी क्रोधित ना होना। अगर पति तुम्हारे विपरीत भी कोई कार्य करता है, कोई विपरीत कार्य भी करता है, तो क्रोधित मत होना, क्रोधित मत जाना। फिर आगे क्या कहते हैं ऋषिकर्णों के, भू इष्टम भव दक्षिणा परिजने। परिजन का अर्थ होता है जो सेवक लोग होते हैं। कौन होते हैं? सेवक। परिवार के लोग नहीं, परिजन का अर्थ क्या होता है? सेवक। जो सेवक लोग हैं उनको जो है मतलब अच्छे से खुद देते लेते रहना, ताकि जो सेवक लोग तो हैं वो तुमसे क्या रहें, बहुइष्ठम भव दक्षिणा, दक्षिणा जो मतलब उनको दान वान जो है अच्छे से देती रहना, ताकि वो खुश रहें। फिर आगे क्या है, भाग्येश अनुसेकनी यान्ति गृहिणी पदम युवत्यो, यान्ति प्राप्त करती हैं एवं इस प्रकार की गृहिणी पद को युवतियाँ, इस प्रकार की युवतियाँ गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। और वामस कुलस्य आध्या, आध्या मतलब होता है मानसिक पीड़ा, वामा। और इसके विपरीत जो होती हैं, जो लड़ाई झगड़ा करती हैं, जो गुरु बड़ों का कहना नहीं मानती हैं और अपनी सपत्नी जने में लड़ाई झगड़ा करती हैं, वह कुल के लिए मानसिक पीड़ा होती है। देखा होगा आज भी गांव इत्यादि में देखो, लड़ाई झगड़ा वाली जो औरतें होती हैं, उनके घर के लोग काफ़ी परेशान ही रहते हैं और मानसिक पीड़ा ही रहती है उनको कि कब वो लड़ाई करने लगे। तो ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर एक मानवीय चित्र को खींचा है, कणों के द्वारा खींचा है कालिदास ने, कि जो है जो स्त्रियों के बारे में बताया। और दूसरा कि जब एक लड़की की विदाई होती है तो उसको पिता उसको क्या क्या शिक्षा देता है, ये बताया है। भागे तो अनुशेकनी मतलब ऐसा करने वाली युवतियाँ जो होती हैं गृहिणी पद को प्राप्त होती है, बाकी तो भाग्य के अधीन होता है, भाग्य से अनुशेकनी। और जो इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मानसिक कुल के लिए, अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए मानसिक पीड़ा होती हैं। वैसे भी कहा गया है कि स्त्रियाँ एक कुल की नहीं, दो दो कुल की मर्यादा को बचाती है, दो दो कुल को, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए हम आगे जो है प्रश्न को देखते हैं। वैसे अभी व्याख्या करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हम लोग उनको देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 इससे पूछा गया है कि यान एवं अत्र संधि नाम किम। अब देखिए जो गद्यांश और पद्यांश पूछते हैं, हम क्यों कहते हैं कि व्याकरण ज़्यादा आपको फोकस करें, क्योंकि देखिए गद्यांश पद्यांश जो पूछा है, आप वहाँ से अगर 15 प्रश्न पूछे, मान लो 10-15 प्रश्न पूछा, तो आप 10 8 से 9 10 इतने प्रश्न कर लोगे वहाँ से। लेकिन जो 5-6 नंबर का आपका व्याकरण का होगा ना, अगर आप व्याकरण नहीं पढ़े रहोगे तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप गेस लगा कर भी नहीं कर पाओगे। गेस लगा कर करोगे भी तो मतलब उसको सही होने का चांस कम रहेगा, कहने का भाव यहाँ पर पूछा है कि यान्ति एवं अत्र संधि नाम की, यहाँ पे संधि हुई है और कौन सी संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ पर आपका यण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? यण संधि हुई है। ऐसे है यान्ति धन एवं, यान्ति धन एवं, जो ई कहता है, यण संधि कहता है कि इको यण ई के स्थान पर, यानी जो ई है ई के स्थान पर यण आदेशित हो जाएगा, यणवण। तो ई के स्थान पर क्या आदेशित हुआ? या आदेशित होगा। उ आता है तो उ के स्थान पर वा आदेशित होता है। तो ई के स्थान पर यहाँ पर यण आदेशित, यण संधि के अनुसार या आदेशित हो गया, तो बन गया यान्तेवम। क्या बन गया? यान्तेवम। ए यहाँ पर आपका लग गया, यहाँ पर फिर ये मिला दिया गया एन्तेवम, यण संधि। और इसमें इस संधि का नाम क्या है? तो यण संधि है। संधि का नाम क्या संधि है? यण संधि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, कीदृशा युवतियाँ कुल साध्या भवन्ति। अभी हमने समझाया कि युवतियाँ ऐसी स्त्रियाँ कुल के लिए मानसिक पीड़ा होती हैं। आधे मतलब होता है मानसिक पीड़ा। तो किस प्रकार की युवतियाँ? वामा की दक्षिणा की पूर्वा की उत्तरा। अभी पढ़ा था कि वामा कुलस्याधया, तो कैसी युवतियाँ? जो विपरीत आचरण करने वाली वामा होती हैं। ऐसे स्त्रियाँ कुल के लिए मानसिक पीड़ा के समान होती हैं। क्या होती हैं? मानसिक पीड़ा के समान होती हैं। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। कुत्र
प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, कहाँ पर प्रिय सखी के समान जो है आचरण करना चाहिए, कुत्र किसके साथ जो है प्रिय सखी के समान आचरण करना चाहिए। यहाँ पर लेखक कह रहा है क्या स्वजने के साथ, क्या पत्नी जने के साथ, क्या मातृ जाया जने के साथ, सपत्नी जने के साथ, पत्नी जने के साथ, सपत्नी जने के साथ, स्वजने के साथ और मातृ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए सपत्नी और पत्नी जने, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या ऑप्शन सही होगा। तो लेकिन अगर आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्या लिखा गया है। इस श्लोक पर तुरंत जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस पर क्या होगा, सपत्नी जने होगा या पत्नी जने होगा। चलिए तो देखिए आप पढ़ेंगे वृत्तिम प्रिय सखी। देखिए इस श्लोक पर आते हैं। चलिए इस श्लोक पर पुनः आ जाते हैं हम लोग। इस श्लोक पर देखिए तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इस श्लोक पर आते हैं तो ये देखिए क्या लिखा है कि प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। तो यहाँ पर सपत्नी होगा, ना कि आपका पत्नी होगा, ना कि आपका सपत्नी होगा, ना कि आपका पत्नी जने होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भूइष्ठम इत्र कः प्रत्यय। भूइष्ठम इत्र क्या प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है। ये सुन प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है, इष्ठन प्रत्यय है या तमप प्रत्यय है। भूइष्ठम में कौन सा प्रत्यय है, तरप है, तमप है अथवा ये सुन प्रत्यय है या तरप या इष्ठन प्रत्यय है। तो भूइष्ठम में कौन सा प्रत्यय है आप बताइए फटाक से। भूइष्ठम में कौन सा प्रत्यय है, भूइष्ठम में कौन सा प्रत्यय है। भूइष्ठम में कौन सा प्रत्यय है। भूइष्ठम में आपका प्रत्यय है इष्ठन प्रत्यय। और देखिए भूइष्ठम में यहाँ पे दिख रहा है, इष्ठन दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है आपका, इष्ठन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इष्ठन प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि कुत्र भूइष्ठम भव दक्षिणा भव, कुत्र भूइष्ठम भव दक्षिणा भव, कहाँ भूइष्ठम भव दक्षिणा होना है, कहाँ पर भूइष्ठम भव, आत्मजने कि प्रियजने कि परजने क्या सपत्नी जने। तो आप इस श्लोक में भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए ये भी तुरंत उत्तर मिल गया। गद्यांश पद्यांश देखो संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। थोड़ा सा व्याकरण देख लेंगे ना तो गद्यांश पद्यांश अगर अर्थ निकाल लेते हैं संस्कृत का, तो हिंदी आपका संस्कृत हुई और उसके अलावा आपका CDP यही है जो आपका नंबर को जो है एक अच्छा उछाल देगा, अच्छे नंबर। अब जैसे कि संस्कृत में आप मान लीजिए 25-26 कर ले गए और अच्छी तैयारी है तो 28-29 भी कर ले जा सकते हो, 30 में 30 भी कर सकते हो। और CDP में भी यही रहता है कि लोग 29-30 तक कर ले जाते हैं, अच्छा सा प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए हैं तो। और इसके अलावा हिंदी में भी यही रहता है। तो इन 3 सब्जेक्ट में देखिए 30, अगर मान लीजिए 30-30 हो गया तो 90 नंबर तो यहीं पासिंग मार्क मिल गया। तो इसलिए इस 3 सब्जेक्ट पर खूब बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना चाहिए। कोशिश ये रहे आपका लक्ष्य ये निर्धारित करके चलिए कि हम इन 3 में तो अपना जो आपने लैंग्वेज चुना है उसके अलावा CDP और हिंदी में तो जो है आपका 30 में 30 ही कर पाएंगे। 30 का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप 28-29 सही कर ले जाएंगे। चलिए हमने इसमें इसका कर लिया था। अब प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। कुत्र रोषणतया प्रदीपम न आचरणीयम, कुत्र रोषणतया, कहाँ पे क्रोध से प्रपीतम आचरण नहीं करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। अब देखिए पहला है आपका भातृसु, भ्राता के साथ, और देखिए वहाँ पे बताया है कारण। फिर पतिसु, पति के साथ, मातृसु या पितृसु। तो पतिसु, पतियों में आपको पति से आपको विपरीत आचरण, क्योंकि उसकी विदाई होती है तो कहती है ना कि अगर राजा नाराज भी हो जाए तो उनके विपरीत आचरण मत करना है ना। तो कहाँ, पति के साथ। चलिए 6 हो गया। अब प्रश्न संख्या आप देखते हैं 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि शुश्रूवस्य अत्र कः लकारा, शुश्रूवस्य अस्त्र का लकारा। तो हमने कहा था आधा शाह जहाँ आएगा वहाँ पर कौन सा लकार होता है,
लिट लकार होता, लेकिन 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 अच्छा हुआ यहाँ आधा शाह नहीं दिया है, लिट लकार नहीं दिया, यहाँ पे लिट लकार है ही नहीं। अब बताइए कि आधा शाह शुष्वस्य में कौन सा लकार है, शुष्वस्य में कौन सा लकार है? तो शुष्वस्य में आपका है कौन सा लकार? लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। आगे आप ठग है ना, पठतु पठता पठंतु, पठतु पठता पठंतु, पठ पठ पठतम। तो शुश्रूवस्य मध्यम पुरुष का एक वचन है ये, है ना। कौन सा लकार है? लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ही आपका बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहे हैं आधे अत्र प्रत्यय का, आधे में क्या प्रत्यय है? ल्यू प्रत्यय है। पहले का तो ल्यू कोई प्रत्यय नहीं होता है। क्विप प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय है या की प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो आधे में कौन सा प्रत्यय है? आपका की प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। आधे में आपका कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है भाग्येषु अनुशेखिनी अत्र संधि नाम किम। भाग्येषु अनुशेखिनी, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, जो ये संधि कार्य हुआ है, इस संधि का क्या नाम है? यहाँ पे संधि हुई है भाग्येषु अनुशेखिनी में, तो इस संधि का नाम क्या है? क्या गुण संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या यण संधि है, क्या आयादि संधि है? कौन सी संधि है? ऐसे लिखिएगा, इसको विच्छेद करेंगे तो होगा भाग्येषु अनुत्सेकिनी। अब ऊ के स्थान पर वाह हो गया, या के स्थान पर हमने बताया था ई के स्थान पर क्या होता है? या होता है। ऊ के स्थान पर वाह। अब यहाँ देखिए इसमें सु में ऊ आया है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया? और ये किस में होता है ऊ के स्थान पर? तो यण संधि में होता है। आपका यण संधि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि परिजने, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है परिजने भूयिष्ठम भव दक्षिणा भव अत्र क्रियापद लंग लकार परिवर्तित। जो क्रियापद है भव, भव क्रियापद है, इसको लंग लकार में परिवर्तित कीजिए। और भव क्या है? लोट लकार का है ना, पट। भव आपका लोट लकार मध्यम पुरुष का है, तो इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है भव को, यानी भव को लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ही रखना है। तो आपका क्या होगा? अभवत, अभुतम, अभुज, अभुव, अभुआ क्या होगा? आपका रूप बनेगा अभुआ। कौन सा रूप बनेगा आपका? ऑप्शन लंग लकार में। कौन सा रूप बनेगा आपका? अभुआ रूप बनेगा लंग लकार में। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर 11 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 11 कह रहा है कि दक्षिणा अत्र कहा प्रत्यय। दक्षिणा जो शब्द है भूयिष्ठम भव दक्षिणा, दक्षिणा में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है, युज प्रत्यय, टाप प्रत्यय है अथवा युज प्रत्यय है? दक्षिणा में कौन सा प्रत्यय है? दक्षिणा में कौन सा? तो दक्षिणा जो शब्द है इसमें युच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? युच प्रत्यय है। अगला है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सपत्नी जने अत्र समासः। सपत्नी जने अत्र समासः, अत्र कहो समासः, तो सपत्नी जने है। पत्नी की जन सह, जिस जो पत्नी के साथ है वह बहुव्रीहि समास में किसी तीसरी की ओर इंगित कर रहा है। तो सपत्नी जने में आपको कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, बहुत से लोग हमने बताया था उपसर्ग युक्त होता है, अव्ययी भाव बहुत लोग लगा देंगे, लेकिन अव्ययी भाव नहीं होगा, इसीलिए कंफ्यूज करने वाले प्रश्न देते हैं। सपत्नी उपसर्ग भले लगा है, लेकिन सपत्नी जने में जो अपनी पत्नी के साथ है ऐसा वह, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। युवती अत्र कहा प्रत्यय। युवती में क्या प्रत्यय? युवती हुआ, कृति, इन सब में कौन सा प्रत्यय होता है? तो क्या डी प्रत्यय, क्या ती प्रत्यय, क्या डीस प्रत्यय, क्या कितिन प्रत्यय है? अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था। तो आपका जो युवती शब्द है, युवती शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है?
ती प्रत्यय है, ठीक है, डेस नहीं है, डीप नहीं है, कि तिन नहीं है। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग कोशिश करिए कि जैसे कि जो प्रैक्टिस सेट है छोटे छोटे, इनको क्या करिए कि आप जब जैसे सोने चलिए या सुबह उठिए या खाना बना रही हैं महिलाएं जो हैं, भाई उनको खाना पीना, बच्चों को भी देखना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं। तो आप क्या करिए कि जैसे खाना बना रही, रोटी बना रही हैं, तो आप अब कहीं रैक वैक पे ऐसे लगा के रख दीजिए और सुनती रहिए प्रश्नों को और उसके हल को। तो ऐसे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस लगता भी रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। और जब खाली आप होइए तो आप जो है आपका सब्जेक्ट है, जो टॉपिक क्लियर करना है उसको पढ़िए। तो इस तरीके से आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट में यही कहेंगे कि यदि मेरे द्वारा बताए जा रहे प्रश्नों से कुछ आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम और अच्छा करने का प्रयास करें और अच्छे प्रश्नों को और अच्छे संग्रह को लेकर उपस्थित हों। और मेरी आशा है कि आप लोग सभी सीटेट की सब परीक्षा में सफल होंगे। नमः संस्कृताय, नमो नमः।